Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. मोटर डिसऑर्डर्स। मोटर डिसऑर्डर्स में हमारे पास जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखें तो इस क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स होंगी उनकी इक्वेस्टेशन और एग्जीक्यूशन में, ठीक है, मसला होगा वो जो एक इंडिविजुअल की क्रोनोलॉजिकल एज होती है उससे कम होंगी और अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल लर्निंग जो है और उनका यूज़ जो है वो भी कम होगा और एक तरह से मैनिफेस्टेड एक क्लमनेस के तौर पर उसको मैनिफेस्ट किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए कि जो एक कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स होती हैं एक ह्यूमन के अंदर जो कि नेसेसरी होती हैं उस इंडिविजुअल्स की, जैसे ये डिसऑर्डर होगा डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, उसमें वो उसकी जो एज है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब कि अगर जिस तरह किसी एज क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल 20 साल 22 साल, ये जो इंडिविजुअल की पैदाइश से जो सालों के हिसाब से हम उसकी एज को गिनते हैं, महीनों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, फिज़िकल एज जो है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो कम होंगी। जब उसकी कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स जो हैं वो कम है तो उसके सीखने के चांसेस और फिर जो सीख के उस चीज़ को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है सीखे हुए इल्म को, उसके चांसेस बहुत कम है। कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स क्या हैं? अब सामने छुरी पड़ी है, ठीक है, सेब भी पड़ा है, एप्पल पड़ा है, छुरी उठानी है, उसको काटना है। ये सिंपलेस्ट अगर दी जाए मिसाल तो सामने कुछ चीज़ पड़ी है, आपने उसको उठाना है, दिमाग से मैसेज आ रहा है बाजू की तरफ कि आगे की तरफ मूव करो, बाजू से जो मैसेज है वो उंगलियों की तरफ आ रहा है, जबकि आगे होके उसको उन्होंने ग्रैब करना है, उसको लगाने हैं, उसको छूना है, उसके बाद उसको ग्रैब करना है, उसको पकड़ लेना है, फिर पीछे हटना है, फिर बाजू को ये मैसेज आ रहा है। अब ये एक कोऑर्डिनेटेड मोटर फॉर्म चल रही है सारी, और जिनको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होगा उनका ये स्लो होगा। अब उन्हें कोई बार बार कह रहा है कि जी आप ये पेन उठाओ और आप ये काम करो, तो वो नहीं कर पा रहे, सुन वो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आराम से वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये उनका जो कोऑर्डिनेशन है मोटर स्किल्स की वो उनकी डिस्टर्ब्स है, ठीक है। यहाँ पर भी क्राइटेरिया ए में लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस ऑफ मोटर स्किल्स में इनएक्यूरेसी होगी, हैंड राइटिंग की, राइडिंग अ बाइक, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, उनको जो है वो चीज़ समझने में मसला होगा और वो जो डिफरेंट जो क्यूज़ आ रहे हैं उनको एक जगह आके समझ के चलने में उनको मसला होगा। क्राइटेरिया बी में कहते हैं जो मोटर स्किल डेफिसिट है, जो क्राइटेरिया ए में बताए गए हैं वो सिग्निफिकेंटली और परसिस्टेंटली, सिग्निफिकेंट मतलब कि एक प्रॉपर एक लेवल जिसे कह लेना कि अच्छा खासा, और परसिस्टेंटली लगातार जो है वो उनकी जो है डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में जो है वो इंटरफेयर करेगा। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ मामूल की जितने काम हैं उनकी क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से जो उन्हें करने चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, जिस तरह अपनी केयर करना, अपनी ख़ुद को मेंटेन रखना, और इस चीज़ का इम्पैक्ट उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा, यानी स्कूल प्रोडक्टिविटी जो होगी। फिर प्रोवोकेशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज़ उनकी जितनी भी आ गई हैं, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं, प्ले है, कुछ भी है, उस पर उनका असर पड़ेगा। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो ऑनसेट है इन सिम्टम्स का वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड है। क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग ये जो मोटर स्किल डेफिसिट है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, आईडी जिसे हम कहते हैं, ये एक ही डिसऑर्डर के 3 नाम हैं, मेंटल रिटार्डेशन, आईडी भी इसे बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं, या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट हो, उससे एक्सप्लेन नहीं होता और ना ही ये किसी न्यूरोलॉजिकल
डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन अफेक्टिव डिसऑर्डर जैसे सेरिब्रल पाल्सी हो गया, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स उनसे एट्रीब्यूटेबल नहीं है। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम आएँ तो जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, इसका डायग्नोसिस जो है ये एक क्लिनिकल सिंथेसिस ऑफ हिस्ट्री के बाद, उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, वर्क प्लेस, जहाँ जहाँ वो बच्चा इंटैक्ट है वहाँ की हर एक जगह की एक हिस्ट्री लेने के बाद उसको ये डायग्नोज करना है, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। कल्चरली भी उसको देखना है, साइकोमेट्रिकली साउंड है कि नहीं, इस तरह के टेस्ट जो कल्चरली और साइकोमेट्रिकली साउंड टेस्ट अप्लाई करने के बाद उसको डायग्नोज करना है कि भाई उसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है। ऐसा ना हो कि उसको न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन अफेक्टिंग मूवमेंट डिसऑर्डर कोई हो और आप उसको ये डायग्नोज कर दें। हर तरह से सेटिस्फाई होने के बाद, भाई हर तरह से केस हिस्ट्री लेने के बाद, हर एक प्रूफ लेने के बाद उसको ये डायग्नोसिस देना है, ठीक है। जो मैनिफेस्टेशन है इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन की, रिक्वायरिंग मोटर कोऑर्डिनेशन की, वो वेरी करती है एज के साथ, ठीक है। और जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें अक्सर औकात जो मोटर माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले होते हैं। कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, कुछ के दांत देर से आते हैं, कुछ चलना देर से स्टार्ट करती हैं। ये एज फैक्टर होता है कि भाई बच्चा जो है, कुछ के बारे में कहा जाता है भाई ये तो जिस तरह लड़कियों के बारे में कहा जाता है ये जल्दी बोलती हैं। अब ये एक मिथ है, मैंने सुनी है, अब बोलती हैं ही नहीं, ये अल्लाह जाने। कुछ लड़के भी तेज़ बोलते हैं ज़्यादा। और जो स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, वो ज़रा डिले से होती हैं, आराम से वो डेवलप होती हैं। लेकिन जब आ जाती है इस चीज़ की बात, इस डिसऑर्डर की बात, पैडलिंग वो नहीं कर पा रहे साइकिल चलाते हुए, उनको पजल सॉल्व करने में मसला हो रहा है, स्किल्स अचीव करने में, मोटर मूवमेंट एग्जीक्यूशन जो है वो उनकी ऑकवर्ड हो रही है, जिनको डिसऑर्डर है उनकी, ठीक है। पीयर्स की निस्बत उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम होगी, ठीक है। जो ओल्डर चिल्ड्रंस होंगे या अडल्ट होंगे वो स्लो स्पीड या लो एक्यूरेसी शो करेंगे मोटर स्किल्स की, उन एक्टिविटीज़ की, जैसे पजल सॉल्विंग होगी, बिल्डिंग मॉडल्स हो गया, गेम खेलना, तो उसमें स्लो होंगे। अब जिसको ये मसला होगा वो बंदा तेज़ी से फुटबॉल नहीं खेल सकता। फुटबॉल खेलने के लिए आपको जैसे बॉल है, आपको फ़ौरन से दूसरी की तरफ फेंकना है, किस तरफ फेंकना है, विद इन सेकेंड्स आपको ये डिसीजन लेना है। लेकिन जिनको ये मसला होगा वो विद इन सेकेंड्स नहीं, वो सोचेंगे भाई इधर करना है उधर करना है, वो सोच में पड़ जाएंगे और उनको वो टाइम लेंगे। जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर ये तभी डायग्नोज होगा अगर जो इम्पेयरमेंट है मोटर स्किल्स की वो सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करेगी परफॉर्मेंस में, पार्टिसिपेशन में, जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, लेजर टाइम है, स्कूल है, कम्युनिटी लाइफ, सब में वो इंटरफेयर कर रही है तो करेंगे। और एक्टिविटीज़ जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ यानी वो ड्रेसअप होना, मील लेना, अपनी एज के अप्रोप्रिएट यूटेंसिल्स यूज़ करना, मैस ना बनाना। मैस मतलब कि आप वो खाना खा रहे हैं तो वो ख़ुद को एक साफ़ रख रहा है। कुछ बच्चे होते हैं वो खाना खाते हुए कपड़े बहुत गंदे करते हैं, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन जिस बच्चे को डिसऑर्डर है वो ईटिंग करते हुए भी उसका होगा मसला, ठीक है। और स्पेसिफिक टूल्स जिस तरह रूलर्स हो गए, सीजर्स हो गए, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, क्लास एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। Not only is the ability to perform these actions impaired, but also marked slowness in execution is common. सिर्फ ये एक्टिविटीज़ में ही वो अफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि जितनी भी वो स्किल्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन, जितनी भी मोटर मूवमेंट्स हैं उसकी एग्जीक्यूशन में वो बहुत स्लोनेस शो करेंगे, ठीक है। जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है टिपिकली ये 5 साल की एज से पहले डायग्नोज नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी जो डेवलपमेंट होती है वो स्लो होती है,
5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो कवर अप कर लेते हैं। जिस तरह एक बच्चा है, उसको कहा गया कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं, चला तो बहुत आराम से चलेगा, तो इन केस अब वो बच्चा माशाल्लाह से ऐसे भागता है कि वो किसी के बाकी सबको पीछे छोड़ रहा है। वो अब 3 साल का है और जब उसको डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया था तब वो बच्चा 6 माह का था। अब ये जो डिसऑर्डर है हमारे पास, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, इसके जो हैं और भी टर्म्स इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती हैं। चाइल्डहुड डिस्पेरेक्सिया, स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ मोटर फंक्शन एंड क्लिमजी चाइल्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट, एसोसिएटेड फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि एडिशनल मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं वो शो करते हैं, जिनको ये डिसऑर्डर होता है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। जिस तरह कोरिफॉर्म मूवमेंट्स होगी, अनस्पॉटेड लेंस या मिरर मूवमेंट्स एक तरह से वो शो करते हैं। ओवरफ्लो मूवमेंट्स जिस एक तरह से न्यूरो डेवलपमेंटल इमेच्योरिटीज़ जो हैं वो शो करते हैं। न्यूरोलॉजिकल सॉफ्ट साइंस ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। और दोनों इन बोथ जो करंट लिटरेचर है क्लिनिकल प्रैक्टिस का, वो स्टिल अनक्लियर है, ठीक है। एक तरह से मिरर मूवमेंट क्या कि उन जो मिरर मूवमेंट जो सामने वाला परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से वो मूव कर रहा है वो उस तरह से मूव करने की कोशिश करते हैं और वो उस तरह से मूव करते भी हैं, ठीक है। ओवरफ्लो मूवमेंट्स एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट तो वो कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट उनकी हो जाती है एक सर्टन एक्शन से, एक सर्टन लिमिट से बाहर। प्रेवलेंस की तरफ अगर हम आए, जो प्रेवलेंस है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर की 5 to 11 ईयर्स, तो वो है 5% to 6%, ठीक है। जो बच्चे एज 7 ईयर्स हैं 1.8% डायग्नोसिस विथ स्वेयर डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, और 3% जो है वो प्रोबेबल डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है जिनको स्वेयर हो। मेल्स जो हैं वो मोर ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और मेल टू फीमेल रेशो जो है वो 2:1 से 7:1 तक है। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ अगर आएँ तो जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है वो वेरिएबल है, लेकिन स्टेबल होता है एटलीस्ट 1 ईयर फॉलोअप, ठीक है। और although there may be improvement in long term problems with coordinated motor movements through adolescence, तकरीबन 50 to 70% बच्चे जो हैं उनमें जो है वो चांसेस होते हैं इम्प्रूवमेंट आते हैं आने के एडोलेंसेस में, ठीक है। जो ऑनसेट है वो अर्ली चाइल्डहुड है, ये बात क्लियर है कट है, क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जो डिलेड मोटर माइलस्टोन है वो फर्स्ट साइंस होते हैं इस डिसऑर्डर के, ठीक है। कि बच्चा कोई टास्क अटैम्प्ट कर रहा है, जैसा कोई चीज़ पकड़नी है वो उसको सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहा, बॉल पकड़नी है गेम खेलते वो उसको नहीं पकड़, डिले आएगा तो डिले जो है वो पहला स्टेप है जो बता रहा है भाई इसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड में जो है वो डिफ़िकल्टीज़ होंगी मोटर एस्पेक्ट्स, जिस तरह पजल को असेंबल करना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स या गेम खेलनी है बॉल के साथ, हैंड राइटिंग है, जो बिलोंगिंग्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है उसमें उन लोगों को मसला, और मोटर सीक्वेंसेस और कोऑर्डिनेशन जो है जिनके लिए रिक्वायर्ड होती है स्पेशल वो उसको उनमें मसला है। और अर्ली एडल्टहुड में एक कंटिन्यूइंग डिफ़िकल्टी होगी टास्क को लर्न करने में, ऑटोमेटिक मोटर स्किल्स जिसे कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क हो गए, कॉम्प्लेक्स स्किल्स, ठीक है। अब एक बंदा है जिसको ये डिसऑर्डर है, कॉम्प्लेक्स किस्म का जो भी कोई टास्क है कि आपने इधर से ऐसे जाना है, ऐसे करना है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं, उनके लिए वो मुश्किल है। सिंपल वाला वो कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वहाँ पे वो नहीं कर सकेंगे। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन होता है प्रीनेटल एक्सपोजर टू अल्कोहल में, ठीक है, प्री टर्म या लो बर्थ वेट चिल्ड्रन में भी।
प्री नेटल एक्सपोजर हो गया अल्कोहल का तब भी चांसेस है, प्री टर्म है, और या लो बर्थ वेट है तब भी इसके चांसेस है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में देखें जो इम्पेयरमेंट्स हैं न्यूरो डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंडरलाइंग विजुअल मोटर स्किल्स होंगी, या लेकिन जो विजुअल मोटर परसेप्शन और सेपिटल मेंटलाइजिंग है वो रैपिड मोटरिक एडजस्टमेंट के ऊपर जो है वो करती है, और उसमें सिर्फ इतना होता है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ रिक्वायर्ड मूवमेंट्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सेरिब्रल जो डिसफंक्शनिंग होती है वो प्रपोज की गई है, लेकिन जो न्यूरल बेसिस होती हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर की वो फिर यहाँ पे आके अनक्लियर हो जाती है, समझ नहीं आता भाई ये किस वजह से हो रहा है। बिकॉज ऑफ कोअक्रेंस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विद ADHD, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो जेनेटिक अफेक्ट है वो प्रपोज किया गया है कि भाई इन डिसऑर्डर्स की वजह से किसी जेनेटिक कोई ऐसा जीन है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू की तरफ आए, जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है ये अकर होता है क्रॉस कल्चर, रेसेस, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, और बाय डेफिनेशन जो एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग हैं इम्प्लाइज करती हैं कल्चर डिफरेंसेस को नेसेसिटेटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ the context in which individual child is living, as well as whether he or she had appropriate opportunity to learn and practice such activities। simple words में जो activities हैं डेली लाइफ की वो इस तरह इम्प्लाई करें कि एक कल्चर है जहाँ पे उस बच्चे को, उस इंडिविजुअल को सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं कि वो लर्न करे, वो प्रैक्टिस करे। एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट मतलब उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है वो लाइट करता है इम्पेयरमेंट परफॉर्मेंस में, जितनी भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उन पे इम्पेयर कर देता है। इसके अलावा जो कोअक्रिंग कंडीशंस हैं उसका चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पुअर सेल्फ इस्टीम, रिड्यूस पार्टिसिपेशन इन प्ले एंड स्पोर्ट, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ कम हो जाना, इमोशनल या बिहेवियर प्रॉब्लम्स होना, इम्पेयर्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, पुअर फिजिकल फिटनेस, और जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका रिड्यूस हो जाना, ओबेसिटी मोटापे का बढ़ जाना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए तो मोटर इम्पेयरमेंट ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। फर्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास है जो प्रॉब्लम है इन कोऑर्डिनेशन में बी एसोसिएटेड विद विजुअल फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट या स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। प्रॉब्लम जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है वो विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकती है, वो किसी और डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो प्रॉपर फाइंडिंग्स करने के बाद आपने ये डिसऑर्डर डायग्नोज करना है। अगर उन चीज़ों की वजह से भी है तो एडिशनल डायग्नोसिस होगा कि ये जो है मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रही है। लेकिन मेडिकल कंडीशन में अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर रही हैं तब वहाँ पे हम इसका अलग से डायग्नोसिस देंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मोटर जो कॉम्पिटेंस है वो इम्पेयर्ड होती है इन अकॉर्डेंस विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। जबकि मोटर डिफ़िकल्टीज़ हो जो हैं वो excess of what could be accounted or by intellectual disability and criteria of developmental coordination disorder are met, developmental coordination disorder can be diagnosed as well। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, आईडी है, वो उसके सारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है, वो डायग्नोसिस हमने दे दिया। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर ये डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है, जो फैक्टर इन्वॉल्व है आईडी में उससे हट के ये है, तो फिर हम इसका अलग से डायग्नोसिस देंगे। ADHD, जो इंडिविजुअल्स जिनमें ADHD होता है वो गिर सकते हैं, बम्प कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में या नॉक थिंग्स ओवर, ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो होती हैं डिफरेंट कॉन्टेक्सेस में, ठीक है, टू इट एज certain if lack of motor competence is attributable of distractibility or and impulsiveness rather than a developmental coordination disorder। If criteria for both ADHD and developmental coordination disorder are met, both diagnosis can be given, ठीक है। बहुत
बारीकी से दोनों डिसऑर्डर्स नोट करना होगा कि इसकी जो इम्पल्सिविटी है, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है, ये किस वजह से है आया, और या फिर अगर बच्चा अटेंशन डेफिसिट है, ठीक है, वो किस वजह से है। इन अटेंशन वो शो कर रहा है, इन अटेंशन के वो जो 7 से 8 पॉइंट्स थे या तकरीबन 9 पॉइंट्स थे, उनमें से वो जितने भी वो शो कर रहा है, कहीं वो इस वजह से तो नहीं शो कर रहा। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उसको अगर दोनों का क्राइटेरिया मीट करता है तो ये डायग्नोसिस देना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंडिविजुअल्स जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है मे बी उन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्किल्स में वो इंटरेस्टेड हों, अनइंटरेस्टेड हों, और इस तरह जैसे बॉल स्पोर्ट्स होगी और वो उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती है, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि उनको कोई कोर मोटर कॉम्पिटेंस है, ठीक है। को-ऑकरेंस जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साथ कॉमन है, अगर क्राइटेरिया दोनों का मीट करे तब। जॉइंट हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम, इंडिविजुअल्स जिन्हें सिंड्रोम्स हो जो हाइपर मोबिलिटी या कोई भी जॉइंट्स का सिंड्रोम हो जहाँ पे कंप्लेन हो पेन, ठीक है, मे प्रेजेंट सिम्टम्स विद सिमिलर टू दोज ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, और मेडिकल हिस्ट्री आपने पहले ले के उसके बाद के डिसऑर्डर डायग्नोज करना है। स्टार्ट में ही मैंने डायग्नोस्टिक फीचर्स में बताया कि मेडिकल हिस्ट्री भी प्रॉपर लेनी है, उसके बाद डायग्नोसिस करना है। कोमोबिडिटी की तरफ अगर हम आए, डिसऑर्डर्स विद कॉमनली को-ऑकर विद डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर इंक्लूड स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, इसके अलावा ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिस्ट्रप्टिव एंड इमोशन बिहेवियर प्रॉब्लम, और जॉइंट हाइपरमोबिलिटी सिंड्रोम, डिफरेंट ह्यूज जो हैं को-ऑकरेंस में भी प्रेजेंट, जैसे स्वेयर रीडिंग डिसऑर्डर, फाइन मोटर प्रॉब्लम्स, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम्स, और मोटर प्लानिंग वगैरह इसमें आ जाती है। नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट हमारे पास है मोटर डिसऑर्डर्स में, वो है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएं तो रिपीटेटिव, सीमिंगली ड्रिवन एंड अपरेंट पर्पसलेस मोटर मूवमेंट, ठीक है। अब जो उसका पर्पसलेस मोटर बिहेवियर है वो कैसे है, ठीक है, रिपीटेटिव होगा, बार बार उसको सीमिंगली ड्राइव कर रहा है, किए जा रहा है, एक धुन में वो लगा हुआ है अपनी, और पर्पसलेस है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। जिस तरह हाथ हिला रहा है बैठे हुए, या वेव कर रहा है, या बॉडी रॉकिंग कर रहा है, सर हिला रहा है बार बार, खुद को काट रहा है, अपनी बॉडी को हिट कर रहा है, कुछ कॉन्टेक्सेस में ये किसी और को भी हिट करना हो सकता है, ठीक है। और क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो रिपीटेटिव बिहेवियर है वो इंटरफेयर करेगा सोशल, एकेडमिक और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें, और ये रिज़ल्ट कर सकता है जो सेल्फ इंजरी है उसमें। जो ऑनसेट है वो है अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड, और जो रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर है ये किसी भी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ना ही किसी और न्यूरो डेवलपमेंटल या मेंटल डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन हो रहा है। पर्पसलेस सीमिंगली रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, एक वेव में, एक रिदम में उनकी बस चली जा रही है वो मूवमेंट, ठीक है। स्पेसिफाई इनको कैसे करना है कि विद इंजurious बिहेवियर जिसमें ख़ुद को इंजरी हो रही है या किसी और को, विदाउट सेल्फ इंजurious बिहेवियर जिसमें किसी को भी इंजरी नहीं कन्वे की जा रही, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्पेसिफायर है कि एसोसिएटेड विद नॉन मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि किसी मेडिकल या जेनेटिक कंडीशन से वो एसोसिएटेड है, उसकी वजह से है, या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट कर रहा है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ
फिर इसके साथ जो है ये भी स्पेसिफाई करना है कि उसकी करंट सिवियरिटी क्या है, वो माइल्ड सिम्टम्स हैं उसके, मॉडरेट हैं या सिवियर है। माइल्ड में यानी जो इजीली स्प्रेस्ड हो जाएं सेंसरी स्टिमुलस से या डिस्ट्रैक्शन से, और मॉडरेट यानी जिनमें एक्सप्लिसिट प्रोटेक्टिव मेजर्स हों, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो, भाई उसको अगर वो खुद को बाइट कर रहा है तो उसको रोका जाए, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और स्वेयर के वो कॉन्टीन्यूसली उसको मॉनिटर किया जा रहा है, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो खुद को इंजरी ना पहुंचाए। ठीक, अब इसके जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, जो स्पेसिफायर्स और रिकॉर्डिंग प्रोसीजर मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को ऊपर। तो डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ आए, जो एसेंशियल फीचर है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का, वो रिपीटेडली सीमिंगली ड्रिवन और अपेरेंटली पर्पसलेस मोटर मूवमेंट है। ये बिहेवियर जो होते हैं ये रिदमेटिक मूवमेंट्स होती हैं, सर की, हाथों की, बॉडी की, और ऑब्वियसली ये विदाउट ऑब्वियस एडॉप्टिव फंक्शन, सामने कोई कर भी नहीं रहा, बच्चा अक्सर औकात देखता है ना कि भाई हमारे सामने ये कर रहा है तो वो अनजाने में वो स्टार्ट कर देता है। जिस तरह अक्सर औकात मैंने देखा है कि फ्रेंड्स में अक्सर होता है कि एक गाना गा रही, थोड़ी देर बाद दूसरी भी गा रही होती है, भाई बस मेरे मुंह पे चढ़ गया ये म्यूज़िक, मेरे मुंह पे आज सुबह से चढ़ा हुआ है, तो दूसरी मैं भी उसको देख के स्टार्ट हो जाती है। एक तरह से होता है। फिर अब ये वाली जो मोमेंट्स हैं ये अडाप्टिव नहीं है कि भाई दूसरे को देख के वो नहीं ले रहा, और ये मूवमेंट मे और मे नॉट, ये जो एफर्ट उसको स्टॉप करने के लिए की जा रही है उसको रिस्पॉन्ड करती भी है और नहीं भी करती है। जो टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन होते हैं, जो रिपीटिटिव मूवमेंट्स होती हैं वो स्टॉप की जा सकती हैं अटेंशन अगर दी जाए, ठीक है, या चाइल्ड को डिस्ट्रैक्ट किया जाए उनको उस चीज़ को परफॉर्म करते हुए। अगर बच्चा इस तरह की कोई मूवमेंट कर रहा है, अच्छा आप उठो ये काम करो, अच्छा आप ये करो, चलो मैं आपको ये बात बताती हूँ, उसका ध्यान उधर से हट जाए, ठीक है। अक्सर औकात ये टिपिकली किया जाता है अगर प्रॉपर अटेंशन उस बच्चे की तरफ है। अच्छा, उन बच्चों में जिनमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं वो टिपिकली लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं इस तरह के एफर्ट्स को, ठीक है। इन केसेस जो इंडिविजुअल है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है सेल्फ रिस्ट्रेनिंग बिहेवियर, जिस तरह हाथों पे बैठना, रैपिंग आर्म्स इन क्लॉथिंग, या एक प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है उसको ढूंढना। जिन बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो वो लेस रिस्पॉन्स करेंगे कि भाई जो प्रोटेक्टिव बिहेवियर उनकी तरफ शो किया जा रहा होता है या अटेंशन दी जा रही होती है कि आप ये ना करो, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है। जो रिपीटिटिव बिहेवियर है या रिपीटायर बिहेवियर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, हर इंडिविजुअल में उसका अपना एक पैटर्न होता है, सिग्नेचर बिहेवियर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो नॉन सेल्फ इंजरियस स्टीरियोटिपिक मूवमेंट है उसमें आ जाता है कि बोथ आर नॉट, बॉडी मॉकिंग होगी, बायलैटरल फ्लैपिंग होगी, रोटेटिंग हैंड मूवमेंट होगी, फ्लिकिंग होगी, फ्लटरिंग फिंगर्स होगी इन फ्रंट ऑफ फेस, या आर्म वेविंग होगी, या फ्लैपिंग होगी, हेड नोडिंग होगी। और स्टीरियोटाइप सेल्फ इंजरियस बिहेवियर जो है इसमें आ जाता है, लिमिटेड नहीं है, कुछ के नाम हैं, जिस तरह हेड बैंगिंग होगी रिपीटिवली, फेस स्लैपिंग खुद को मारना, आई मॉकिंग होगी, खुद को काटना, अपने बॉडी पार्ट्स को काटना। एक तरह से कुछ लोगों को जिस तरह कोई बात हुई है तो खुद को मारेंगे, जब बैठे बैठे वो रिपीटेटिवली। अच्छा, मारने वाला जो सीन है वहाँ पे होता है भी एक सॉलिड रीज़न है, इस वजह से वो लोग कर रहे हैं, भाई उनको गुस्सा आया, वो खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन जिनको ये है वो रिपीटेटिवली कर रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा है लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है सिंगल डे टू सेवरल वीक्स, ठीक है। ये एक दिन भी, क्योंकि स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट जो है वो एक दिन भी हो सकती है, फ्यू सेकंड्स के लिए भी हो सकती है, और ये लॉन्गर भी हो सकती है, ये एपिसोड्स में भी हो सकती है। और जो बिहेवियर है इस कॉन्टेक्स्ट में वो वेरी करता है अगर एपिसोड्स में ये हो रही है, ठीक है। जब एक्साइटेड है, स्ट्रेस्ड है, फटीग है, बोर है, वो क्राइटेरिया किसी भी वक्त फॉलो करना शुरू कर देगा। वो स्ट्रेस हो रहा है, वो फटीग में है, वो एक्साइटेड है, और ये पर्पसलेस मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
हो सकता है कि उसको एग्जाइटी हो और ये मूवमेंट जो है वो उसकी एग्जाइटी को कम कर रही हो इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट है ये उसकी तमाम जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें इंटरफेयर कर रही है। कुछ बच्चों में जो सेल्फ इंजरी है वो कॉज कर रही है, और सेल्फ इंजरी अगर प्रेजेंट है तो उसको स्पेसिफायर से कोड करना है। ऊपर कोडिंग मैंने बताई है आपको, ठीक है। और ये किसी और सब्सटेंस की या किसी और डिसऑर्डर से एट्रीब्यूटेबल नहीं है ये डिसऑर्डर। और जो प्रेजेंस स्टीरियोटिपिक मूवमेंट की मे इंडिकेट एन अनडिटेक्टेड न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, और स्पेशली इन चिल्ड्रन एज 1 to 3। अनडिटेक्टेड प्रॉब्लम है, इसको डिटेक्ट करना बच्चों में मुश्किल है। बच्चों की बहुत सी मूवमेंट्स होती है रिपीटेटिवली कर रहे हैं, हम कहते हैं भाई ये तो आम बात है, ये बच्चे करते ही हैं। जो प्रेवलेंस है उसकी तरफ आए तो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट जो है वो कॉमन है यंग में, टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन में। जो कॉम्प्लेक्स स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स हैं वो मच लेस हैं, 3 to 4% है। और बिटवीन 4 to 16% इंडिविजुअल्स जिन्हें आईडी है वो इंगेज हैं स्टीरियोटिपिक और सेल्फ इंजरी में, ठीक है। आईडी में मैंने बताया था जो आईडी के पेशेंट्स होते हैं वो उनको समझ नहीं आती, डिप्रेस्ड भी हैं, स्ट्रेस में भी हैं, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह का वो कर सकते हैं। उनका जो स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको होती है उनका जो है वो रिस्क बहुत हाई है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का। जिन इंडिविजुअल्स को आईडी है और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ में वो रहते हैं 10 to 15% में हैव स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर विद सेल्फ इंजरी, ठीक है। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ आए, जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट हैं वो टिपिकली फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ में स्टार्ट होती हैं, और जो सिंपल स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स हैं वो कॉमन होती हैं इन्फेंसी में, ठीक है। मे बी क्वेश्चन ऑफ मोटर मास्टरी इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें। और जिन बच्चों में जो है बच्चों में फिर वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स मोटर स्टीरियोटाइप्स और अप्रॉक्सीमेटली 80% जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं सिम्टम्स बिफोर द 24 months एज, ठीक है। 12% जो हैं 24 से 35 के दरमियान, और 8% जो हैं वो 36 months या ओल्डर, ठीक है। जो मोस्ट टिपिकल डेवलपिंग चिल्ड्रन जो हैं जो मूवमेंट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं ओवर टाइम या स्प्रेस हो जाती हैं। और जो ऑनसेट है कॉम्प्लेक्स मोटर स्टीरियोटाइप्स का इन्फेंसी हो सकता है या लेटर डेवलपमेंटल पीरियड हो सकता है। और जिन इंडिविजुअल्स को आईडी है जो स्टीरियोटाइप्ड सेल्फ इंजरियस बिहेवियर है वो परसिस्ट कर सकता है सालों तक, ठीक है। इवन दो जो टोपोग्राफी है या पैटर्न ऑफ सेल्फ इंजरी है वो चेंज हो सकता है, पहले वो हाथ पे काटते थे फिर वो फेस पे मारना स्टार्ट कर दें, कुछ भी हो सकता है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरफ आएँ तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो सोशल आइसोलेशन है वो एक रिस्क फैक्टर है सेल्फ स्टिम्युलेशन का, जो कि प्रोग्रेस करता है इस डिसऑर्डर की तरफ, सेल्फ इंजरी की तरफ। वो अकेला है, उसको और कुछ समझ नहीं आ रही, वो स्ट्रेसफुल हो रहा है, वो खुद को मार रहा है, उसको सुकून मिल रहा है, एक तरह से वो सुकून हासिल करने के लिए। जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं वो भी इसको ट्रिगर करते हैं, और जो फियर है वो उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट को अल्टर कर सकता है, और फिर उससे जो फ्रीक्वेंसी है इनकी वो हाई हो सकती है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल की तरफ आए तो लोअर कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो लिंक होती है ग्रेटर रिस्क फॉर स्टीरियोटिपिक बिहेवियर और पुअर रिस्पॉन्सिव टू इंटरवेंशंस। जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स हैं वो मोर फ्रीक्वेंट होती हैं उन इंडिविजुअल्स के अंदर जिनमें मॉडरेट टू स्फेयर या प्रोफाउंड आईडी होता है, ठीक है। हु बाय वर्च्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम या एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया कोई भी, सीम टू बी हायर रिस्क ऑफ स्टीरियोटाइप्स। जो रिपीटेटिव सेल्फ इंजरियस बिहेवियर होता है मे बी एक बिहेवियरल फिनोटाइप या न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोसिस की तरफ आए, जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है विद और विदाउट सेल्फ इंजरी, ये तमाम रेसेस तमाम कल्चर्स में है। कल्चरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स यूजुअल बिहेवियर जो है वो वो डिले डायग्नोसिस में रिजल्ट कर सकते हैं। ओवरऑल कल्चरल टॉलरेंस और एटीट्यूड
किसी भी एक मूवमेंट की तरफ वो वेरी करता है और उसको कंसिडर करना चाहिए। मे बी यहाँ पे एक बच्चा है, उसके जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी और कंट्री में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी और कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो डिफरेंस कल्चर का होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ अगर आए तो नॉर्मल डेवलपमेंट, जो सिंपल स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स होती हैं वो कॉमन होती हैं इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में, और जो रॉकिंग होती है वो ओकर हो सकती है इन ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्लीप टू अवेक, और बिहेवियर जो अनयूजुअल अलाइ करता है वो रिजॉल्व हो जाता है एज के साथ। जो कॉम्प्लेक्स स्टीरियोटाइप्स होती हैं वो बहुत कम कॉमन होती है टिपिकल डेवलपमेंटल चिल्ड्रन में, और वो यूजली स्प्रेस्ड हो जाती हैं डिस्ट्रैक्शन से या स्टिमुलेशन में। टिपिकल जो भी मूवमेंट्स बच्चा शो कर रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं मूवमेंट्स जो कि बच्चा शो करता है, लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ स्प्रेस्ड हो जाती हैं। जैसा कुछ बच्चे जो हैं वो अंगूठा चूसते हैं, कुछ की जो बात है वो डिस्ट्रैक्ट होती है, वो भूल जाते हैं, और कुछ जो है बड़े होकर भी सोचते हैं, वो उसी तरह उनको चूसते हैं अंगूठे को, ठीक है। वो एक तरह से उनका बना होता है कि भाई स्ट्रेस में है, वो उसको पकड़ लेना उन्होंने। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो है ये मे बी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो सकता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का, और शुड बी कंसिडर्ड व्हेन रिपीटेटिव मूवमेंट एंड बिहेवियर्स आर बीइंग एवेलुएटेड। इसको तब कंसिडर करना है। डेफिसिट है सोशल कम्युनिकेशन और रेसिप्रोसिटी में मैनिफेस्ट करता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जनरली जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, और जो सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन और रिजिड रिपीटेटिव बिहेवियर और इंटरेक्शंस होती हैं वो डिस्टिंग्विश फीचर है इसका। जब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट है, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस्ड तभी होगा जब सेल्फ इंजरी या स्टीरियोटिपिक बिहेवियर जो है वो सफिशेंटली स्वेयर होगा एक फोकस ऑफ ट्रीटमेंट बनने पे। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के सारे सिम्टम्स हैं, चलो जी वो हैं, लेकिन साथ एक रिपीटेटिव बिहेवियर है जो कि बहुत स्वेयर है, और वो फोकस उस पर भी करना है कि भाई इसका क्या हल हो, ये क्यों है, उसको फोकस ऑफ ट्रीटमेंट रखना है। टिक डिसऑर्डर, टिक्स जो होती हैं, टिक डिसऑर्डर जो है उसमें जो होते हैं सडन और रैपिड और रिकरेंट नॉन रिदमेटिक मोटर मूवमेंट होती है। जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है इसमें रिदमेटिक मूवमेंट्स हो रही होती हैं और कॉन्टीन्यूसली परसिस्टेंटली हो रही होती हैं, और किसी सिचुएशन में अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो स्टार्ट हो गई हैं, वो लगा हुआ है उसके ऊपर, सेल्फ इंजरीज भी हो रही हैं, विदाउट उसकी भी हो रही हैं। जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो अर्ली एज इनका ऑनसेट है बिफोर द एज ऑफ ईयर ऑफ 3 ईयर सॉरी, और जो देन डू टिक्स विच मीन एज ऑनसेट 5 to 7, ठीक है। टिक डिसऑर्डर्स में जो ऑनसेट है वो बिफोर एज ऑफ 18 है, कोई भी ऑन हो सकता है, और जो स्टीरियोटाइपिक डिसऑर्डर है इसका बिफोर एज ऑफ 3, और दे आर कंसिस्टेंट एंड फिक्स्ड इन देयर पैटर्न। टोपोग्राफी जो उनका पैटर्न एक फिक्स होता है, वेरिएबल उनकी प्रेजेंटेशन होती है, और स्टीरियोटाइपीज में आर्म्स हैंड इंटायर बॉडी इन्वॉल्व होती है, जबकि टिक्स में सिर्फ आईज फेस हेड और शोल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। और स्टीरियोटाइप्स जो है वो फिक्स्ड रिदमेटिक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होती हैं, और टिक्स की बदौलत, और जब जनरली ब्रीफ रैपिड रैंडम फ्लक्चुएटिंग मूवमेंट्स होती है टिक और स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर दोनों जो हैं डिस्ट्रैक्शन से रिड्यूस हो सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एक तरह से डिस्टिंग्विश है ओसीडी से, इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्सेशंस एज वेल एज नेचर ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर। ओसीडी में क्या होता है कि उसको सोच आ रही है, ऑब्सेशन आ रही है, और उसने जो है उससे जान छुड़ानी है, उठ के वो काम करेगा ताकि उसकी वो सोचों से जान छूटे। अब जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है इसमें क्या हो रहा है, एक पर्पसलेस मूवमेंट हो रही है नॉन स्टॉप, ठीक है। ओसीडी का जिस तरह एक ट्रिक्टेलोमीनिया जिसमें हेयर पुलिंग होती है, उसमें वो क्या है जी भाई वो स्ट्रेस है और वो अनइंटेंशनली उसको वो अपने बालों को पुल किए जा रहा है, उससे वो क्योंकि वो स्ट्रेस है, उसको फीलिंग आ रही है, उसने उससे जान छुड़ानी है तो वो उसने किया, लेकिन वो रिपीटेटिव नहीं है, वो किसी किसी वक्त होता है। अब
और वो जो है वो एक तरह से बॉडी फोकस रिपीटेटिव बिहेवियर है, लेकिन वो अपेरेंटली पर्पसलेस नहीं है, ठीक है, ना ही वो पैटर्न है, ना ही वो रिथमेटिक है। और द न्यूरोलॉजिकल एंड मेडिकल कंडीशन जो डायग्नोसिस स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का वो रिक्वायर करता है एक्सक्लूजन ऑफ हैबिट्स, मैनरिज्म, प्रॉक्सिमल डायसिक्नेसिस और जितने भी बाकी उसके मैनर्स हैबिट्स हैं उन सबको ये एक्सक्लूड करता है, ठीक है। और एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होती है। भाई आप उसको एक डिसऑर्डर जो है वो जब सजेस्ट कर रहे होते हो, उसको डायग्नोज कर रहे होते हो, प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद आपने उसको डायग्नोज करता है। कोमोबिडिटी की तरफ आए जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, एक प्राइमरी डायग्नोसिस के तौर पर या सेकेंडरी डायग्नोसिस के तौर पर ये दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्टीरियोटाइपिस जो है वो कॉमन मैनिफेस्टेशन है, वेरी करती है न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर्स में, जैसा रेट सिंड्रोम हो गया, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया। और जब स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो है वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हो तो दोनों को कोड करना है।